जमुना के किनारे तुम्हारे काफिलों ने वजू किया था और आज तुम हो कि तुम्हें यहाँ रहते हुए खौफ महसूस होता है। हालांकि दिल्ली तुम्हारे खून की सींची हुई है। अहद करो ये मुल्क हमारा है, हम इसी के लिए हैं और इसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवाज़ के बगैर अधूरे ही रहेंगे। दोस्तों, ये जो अल्फाज अभी मैंने बोले ये किसी आम इंसान की ज़बान से निकले हुए अल्फाज नहीं थे, बल्कि ये तो उस इंसान की तकरीर के अल्फाज हैं, या ये कह सकते हैं कि उस बड़े नेता के अल्फाज हैं कि जिसके बारे में किसी दौर में महात्मा गांधी ने कहा था कि ये इंसान कांग्रेस का सबसे महान लीडर है। ये उस इंसान की ज़बान से निकले हुए अल्फाज हैं कि जिसने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी ही अंग्रेज़ों से लड़ते हुए यानी भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कुर्बान कर दी। जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल में काटा, तो कभी अपने ही लोगों से बेइज्जती सही, तो कभी गालियां खाई, मगर फिर भी ये इंसान कभी पीछे नहीं हटा। इतना ही नहीं, उस दौर में पाकिस्तान की डिमांड करने वाले नेता यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना का कोई सबसे बड़ा विरोधी हुआ करता था तो वो यही नेता था, बावजूद इसके कि ये तो खुद भी मुसलमान था। इवन इतिहासकार मानते हैं कि भारत के बंटवारे के खिलाफ लड़ते हुए अगर किसी नेता ने सबसे आखिरी में हथियार डाले थे यानी हार मानी थी तो वो कोई और नहीं बल्कि यही नेता था। इवन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े नेता भी इस इंसान से पहले ही हार मान चुके थे और ये कह चुके थे कि अब बंटवारा होने से कोई नहीं रोक सकता है। इस महान लीडर ने कांग्रेस के लिए क्या किया वो तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि कांग्रेस कभी चाहकर भी उस चीज का एहसान उतार भी नहीं पाएगी। बाकी आज के दौर में हम लोग इंडिया को पाकिस्तान वगैरह से एजुकेशन के मामले में जो इतना ज्यादा एडवांस और आगे देखते हैं, इसका क्रेडिट भी कहीं ना कहीं इसी इंसान को दिया जाता है, क्योंकि वक्त रहते इस इंसान की तरफ से उस दौर में कुछ ऐसे कदम उठाए गए थे कि जिनकी वजह से आज भी भारत की जनता इनको सलामी ठोकती है। मगर अफसोस की बात यह है कि इतने सारे कारनामे करने के बावजूद भी और इतनी सारी कुर्बानियां देने के बावजूद भी आज ये महान नेता हमारे देश की इलेक्शन रैलीज के पोस्टर में या फिर हमारी किताबों में या इसके अलावा नेताओं की तकरीरों में पूरी तरीके से गायब नजर आता है। गैर तो गैर, खुद उनके ही कौम के लोग या उनकी अपनी पार्टी यानी कांग्रेस के लोग भी उनको भूल चुके हैं, या ये कह सकते हैं कि जानबूझकर भुलाना चाहते हैं, बावजूद इसके कि वो जानते हैं कि ये आज़ाद भारत के पूरे इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महान मुस्लिम लीडर था। अभी तक तो आप लोग समझ भी चुके होंगे कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हमारे देश के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, फ्रीडम फाइटर और भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। वही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जो जंग आज़ादी के दौर में एक बार नहीं बल्कि दो बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। एक बार जब बने तो उस वक्त सबसे यंग प्रेसिडेंट थे, जबकि दूसरी बार जब बने तो ऑलरेडी कांग्रेस बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात से गुजर रही थी और उन्हीं मुश्किलों से निपटने के लिए ही कांग्रेस की बागडोर मौलाना आज़ाद के हाथ में दी गई थी। बात करें इतिहास की तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अफगान उलमाओं के ख़ानदान से हुआ करते थे कि जो बाबर के दौर में अफगान के इलाके से भारत में आए थे। उनकी मां नस्ली तौर पर एक अरबी थीं, जबकि उनके फादर सैयद मोहम्मद खैरुद्दीन एक फारसी हुआ करते थे। 1857 की क्रांति के बाद उनके फादर कलकत्ता से मक्का शहर की तरफ चले गए थे। वहाँ पर ही उनकी शादी आलिया बिनते मोहम्मद से हुई थी और फिर इन दोनों के घर पर ही फाइनली 11 नवंबर 1888 के दिन मक्का शहर के अंदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था। 1890 में ही एक बार फिर से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की फैमिली भारत में वापस आ गई थी। अभी मौलाना आज़ाद की उम्र सिर्फ 11 साल ही थी कि उनकी मां का इंतकाल हो गया था। इतिहासकार मानते हैं कि मौलाना आज़ाद बचपन से ही हद से ज़्यादा काबिल और होशियार थे। अभी 10-11 साल की ही उम्र थी कि उन्होंने फ़ारसी, अरबी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू इस तरह की बहुत सारी ज़बानों पर काबिलियत हासिल कर ली थी। मजहबी तालीम तो जो हासिल करना थी वो की ही, साथ ही साथ गणित और हिस्ट्री वगैरह पर भी अच्छी पकड़ बनाई। 11-12 साल की उम्र में ही वो न सिर्फ आर्टिकल्स वगैरह लिखने लगे थे, मतलब एक अच्छे जर्नलिस्ट बन चुके थे, बल्कि उस उम्र में वो अपने से कई गुना बड़े लोगों को, मतलब जिनकी उम्र 24-25 साल हुआ करती थी, उनको पढ़ाया करते थे। ये यकीनी तौर पर हद से ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज थी। शुरुआती दिनों में एक अच्छे जर्नलिस्ट और शायर की पहचान रखने वाले मौलाना आज़ाद को शायद जर्रा बराबर भी एहसास नहीं था कि हालात उनको पॉलिटिक्स की तरफ लेकर जाएंगे। दरअसल हुआ ये कि जब उन्होंने अंग्रेज़ों का भारत के आम लोगों पर होता हुआ जुल्म देखा तो फिर उन्होंने अपनी पत्रकारिता के जरिए से अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलना और लिखना शुरू कर दिया।
1905 میں جب بنگال کا پارٹیشن کیا گیا اس کا بھی مولانا آزاد نے کھل کر ویرودھ کیا اور آل انڈیا مسلم لیگ کی الگاوادی وچاردھارا کو ریجیکٹ کیا۔ اپنی آواز کو ہر جگہ پہنچانے کے لیے اور لوگوں پر ہونے والے ظلم و ستم کی آواز بننے کے لیے انہوں نے سن 1912 میں الہلال نام کا اپنا ایک ویکلی اخبار بھی شروع کیا۔ جب یہ اخبار لوگوں کی آواز بننے میں کامیاب بھی ہو گیا تو ظاہر ہے اس کی چرچائیں ودیشوں میں بھی ہونے لگیں۔ انگریزوں کے کان کھڑے ہوئے، انہوں نے فوراً اس پر بین لگا دیا۔ مولانا آزاد کو بھی بنگال سے باہر نکال دیا گیا اور پھر وہ اگلے 4 سال کے لیے بہار کے رانچی میں قید رہے، مگر ایک بار پھر سے 1916 میں انہوں نے اپنا ایک اور اخبار نکالا جس کا نام رکھا البلاغ۔ انگریزوں کی پھر سے نظر پڑی، انہوں نے نہ صرف اس اخبار کو بین کیا بلکہ مولانا آزاد کو جیل میں ڈال دیا۔ لیکن دوستو، مظلوم لوگوں کی آواز بننے کا یہ جنون ہی مولانا ابوالکلام آزاد کو دھیرے دھیرے اب انگریزوں کے خلاف اور آزادی کا جو موومنٹ چل رہا تھا اس کی طرف لے کر گیا۔ انہوں نے دھیرے دھیرے اب نہ صرف مسلم نوجوانوں کو اس موومنٹ سے جڑنے کے لیے موٹیویٹ کرنا شروع کیا بلکہ ہندو مسلم یونٹی کو بھی حد سے زیادہ پروموٹ کیا۔ بنگال، بہار اور ممبئی جیسے علاقوں میں لگاتار ان کی کرانتیکاری ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر اب کانگریس کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے ان کا وشواس مولانا آزاد میں جاگ چکا تھا۔ ان کی قابلیت کو دیکھ کر فائنلی 1923 میں ان کو کانگریس کی مین گدی یعنی کہ پریزیڈنٹ کی گدی پر بیٹھا دیا گیا اور اس طرح سے وہ سب سے کم عمر میں کانگریس کی اس گدی پر بیٹھنے والے انسان بنے۔ دوستو، 1940 میں ایک بار پھر سے بھی مولانا ابوالکلام آزاد کو کانگریس کی باغ ڈور دی گئی تھی اور وہ کانگریس کی یہ لیڈرشپ لگاتار اگلے 6 سال تک یعنی 1946 تک کرتے رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں پوری طریقے سے کانگریس دینے کا مقصد یہی تھا کہ وہ سارے لوگوں کو ایک ساتھ جوڑ کر چلیں گے، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے تھے۔ مگر پھر بھی اس دور میں مولانا آزاد کے لیے جتنی بڑی چنوتی انگریز تھے اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا چیلنج وہ محمد علی جناح تھے کہ جو اس دور میں ان کے سب سے بڑے ویرودھی بن کر سامنے آئے تھے۔ محمد علی جناح مولانا ابوالکلام آزاد کو نیچا دکھانے کا یا کمتر دکھانے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑا کرتے تھے، کیونکہ محمد علی جناح کا یہی مقصد تھا کہ ان کے علاوہ مسلم لیڈرشپ میں پورے انڈیا کے اندر کوئی بندہ دکھائی ہی نہ دے، کیونکہ اگر دکھائی دے گا تو ان کا جو پاکستان پارٹیشن والا پلان ہے جس پر وہ لوگ کام کر رہے تھے وہ زیادہ سے زیادہ کمزور پڑ جائے گا۔ دوسری طرف مولانا آزاد کے سامنے بھی یہی چیلنج تھا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ کانگریس سے مسلمانوں کو جوڑا جا سکے گا اتنا ہی پارٹیشن کے اس پلان کو یعنی کہ بھارت کے بٹوارے کو روکا جا سکے گا۔ اس دور میں بھلے ہی محمد علی جناح نے مولانا ابوالکلام آزاد کے اوپر جیت حاصل کی ہو اور ان کو 1947 میں پاکستان کی شکل میں ایک الگ اور نیا دیش بھی مل گیا ہو، لیکن اگر آج کی کنڈیشن دیکھی جائے تو یقینی طور پر مولانا ابوالکلام آزاد کی جیت ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بٹوارہ ہو جانے کے بعد بھی مولانا ابوالکلام آزاد نے دکھ بھرے لہجے میں ہمیشہ یہی کہا تھا کہ یہ دیش کبھی کامیاب ہی نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے پاکستان کے بارے میں اس دور میں یعنی کہ آج سے لگ بھگ 70 سال پہلے جو بھوش باڑیاں کی تھیں وہ لگ بھگ ساری کی ساری سچ ثابت ہوئیں۔ آپ لوگ اگر ان پر گہرائی سے نظر ڈالیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ مانو مولانا آزاد کو یہ سب کچھ پہلے ہی کسی نے بتا رکھا ہو۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا تھا کہ اس دیش کا بٹوارہ ہوگا یعنی یہ دیش پھر سے ٹوٹ جائے گا، بالکل ویسا ہی ہوا کہ جب بنگلہ دیش نام کا ایک نیا دیش پاکستان ٹوٹ کر وجود میں آیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ دیش کبھی بھی اسٹیبل نہیں رہ سکے گا، یعنی یہاں پر ہمیشہ بغاوتوں اور تختہ پلٹ وغیرہ کا خطرہ منڈراتا رہے گا اور کچھ لوگ ہی پورے پاکستان کو ہڑپ لیں گے۔ بالکل سب کچھ ویسا ہی ہوا، یا کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی ویسا ہی ہو رہا ہے۔ صرف ایک دو نہیں بلکہ مولانا آزاد نے تو پاکستان کے بارے میں بے شمار بھوشواڑیاں کی تھیں، جو اپنے آپ میں ایک الگ ٹاپک ہے اور جس پر ایک لمبی ویڈیو بنائی جا سکتی ہے۔ مولانا آزاد گاندھی جی اور فرسٹ پرائم منسٹر آف انڈیا یعنی کہ پنڈت جواہر لال نہرو کے بہت زیادہ قریبی مانے جاتے تھے۔ مانا جاتا ہے کہ مولانا آزاد گاندھی جی کی جو آئیڈیالوجی تھی اس سے حد سے زیادہ انسپائر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ گاندھی جی نے اس پورے اسٹرگل کے دوران یعنی جنگ آزادی کے دوران جتنے بھی موومنٹ چلائے، جتنے بھی قدم اٹھائے، جتنے بھی ایکشن لیے، ان سب میں مولانا آزاد بھی ان کے ساتھ آگے آگے نظر
नजर आए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े हो गए और इतना ही नहीं, वहाँ पर खिलाफत के उस सिस्टम को ही ख़त्म किया जाने लगा कि जो पिछली कई सदियों से चला आ रहा था, तो भारत के अंदर खिलाफत के सिस्टम को बचाए रखने के लिए एक आंदोलन शुरू किया गया कि जिसको खिलाफत मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। उस मूवमेंट को भी गांधी जी की तरह ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने खूब बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया और इसमें वो खूब आगे आगे नजर आए। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उन नेताओं में गिने जाते हैं कि जिन्होंने पार्टीशन का विरोध बिल्कुल आखिरी लम्हे तक जारी रखा था। वो इस पूरे दौर में ही मुसलमानों से बार बार यही कहते रहे कि ये तुम्हारे बाप दादा की ज़मीन है, इसको छोड़ने के बारे में कभी सोचना भी नहीं। एक नए मुस्लिम मुल्क की डिमांड खुद मुसलमानों को ही पूरी तरीके से बिखेर कर रख देगी। दोस्तों 31 मार्च सन 1947 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मुलाकात गांधी जी से हुई। इस मुलाकात के बारे में मौलाना आज़ाद ने लिखा है कि गांधी जी ने मुझसे कहा कि सरदार पटेल ही नहीं, अब तो नेहरू ने भी हथियार डाल दिए हैं, क्या तुम मेरा साथ दोगे या तुमने भी अपना इरादा बदल लिया है। इस पर मौलाना आज़ाद ने जवाब दिया कि विभाजन यानी बंटवारे को लेकर तो मेरा इतना ज़्यादा विरोध कभी नहीं रहा जितना आज है, और आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। अगर आप भी इस बंटवारे को मान लेते हो तो ये एक देश की हार होगी। इस पर गांधी जी का जवाब था कि मेरी लाश पर ही कांग्रेस बंटवारे को कबूल करेगी। मौलाना आज़ाद आगे लिखते हैं कि मगर अफसोस सिर्फ 2 महीने के बाद ही गांधी जी ने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका दिया और उन्होंने मुझसे कहा कि आज़ाद, अब बंटवारे को नहीं रोका जा सकता है। तमाम लोगों से नाउम्मीद हो जाने के बाद और इस तरह के तमाम सरकमस्टेंसेस से हार मान लेने के बाद ही ये फ्रीडम फाइटर अपना एक टूटा हुआ दिल लेकर उस जामा मस्जिद की तरफ बढ़ा कि जहां पर हजारों की तादाद में मुसलमान इस इंसान का इंतजार कर रहे थे। और यहीं से ही फिर मौलाना आज़ाद ने वो स्पीच दी थी कि जिसका हर अल्फाज बहुत ज्यादा ऐतिहासिक माना जाता है और जिसको भारत के हर मुसलमान को एक बार जरूर सुनना चाहिए। फिलहाल 1952 में होने वाले संसदीय चुनाव में रामपुर की सीट से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सांसद चुने गए। इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि शिक्षा मंत्री भी बने। IIT और UGC जैसी अहम चीज़ों की स्थापना का क्रेडिट भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को ही दिया जाता है। और आखिरकार 19 फरवरी 1958 का वो दिन था कि जब अचानक से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपने बाथरूम में गिर गए थे। पैरों में आई हुई अकड़न और कमजोरी की वजह से इससे पहले भी वो 2 बार बाथरूम में गिर चुके थे, मगर इस बार गिरने की वजह से उनकी कमर की हड्डी टूट गई थी। इस जानलेवा एक्सीडेंट से वो न उभर सके और आखिरकार 3 दिन के बाद ही यानी 22 फरवरी 1958 के दिन उन्होंने फाइनली हमारी इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को भी हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो से रिलेटेड कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय दे सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ लाइक करें बल्कि फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।